मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के। यहाँ से फिजिक्स के ऐसे 10 सवाल करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अभी तक कुछ तैयारी नहीं कर चुके हैं और आप लोग का सपना है कि भैया हम भी बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोग को यहाँ से जो भी क्लास कराते हैं उसको बहुत अच्छे से अटेंड आप लोग करना है। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग एकदम सीधा से अच्छे से आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग का नहीं होना चाहिए। और इस क्लास में आप लोग को 10 ऐसे सवाल कराएंगे जो आप लोग को आज की इस क्लास में ही आप लोग को सवाल अपने हो जाएंगे और इन सवालों को आप लोग अच्छे से आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग यहां से अपने सेशन को बाबू लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, आप लोग को यहां पर लिखा गया है कि आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग बाबू लोग क्या है। ठीक है ना, ये सवाल आप लोग का है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग समझना है कि ये ऐसी तरंगे होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में दोलन करती हैं। ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों को इनकी जो चाल होती है प्रकाश के गति के बराबर होती है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये हमको याद कैसे होगा, ठीक है ना, तो आप लोग हम यहां से ट्रिक बताते हैं, ध्यान समझिएगा। नाम क्या है, देखिएगा, नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है ना, यानी ऐसा तरंग जौन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में दोलन करके चाहे दोनों के मिश्रण से जौन बने ओकरे कहा जाला विद्युत चुंबकीय तरंग। याद हो गई कि ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए जा कि भैया याद भइल कि ना भइल। अब मोटिवेशन कम ना होकर चाहिए, आप लोग को वो सारे काम करने हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का सपना है कि हम टॉपर बने। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस समय हिम्मत नहीं हारना है, एकदम मन में जो है ना वो जोश जुनून बरकरार करके रखना है कि अब की बार हम ही करेंगे और सबसे बेस्ट करेंगे। ठीक है ना, बस आप लोगों को सीधा से स्ट्रगल जो है ना वो पेशेंस ले करते रहना है। देखिएगा, तो परिभाषा याद हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, यानी ऐसन तरंग। ठीक है, ऐसन तरंग देखिए नामे में है, तो मतलब ऐसन तरंग जौन आप लोग का विद्युत और चुंबकीय, ठीक है ना, दोनों के द्वारा बनता है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है ना, यह हो गया। अब आप लोग एकरा में याद रख सकते हैं बाबू लोग कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ठीक है ना, बस खाली आप लोग को ये एक वर्ड याद रखना है कि ये ऐसी तरंगे हैं जो प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। अब बताइए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश हमारा माध्यम में भी गमन कर सकता है और प्रकाश हमारा निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी जो तरंगे प्रकाश के वेग से चल रही हैं उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये सारी बातें आप लोग का यहां पर लिखा गया है। लॉरेंज बल क्या होता है? ठीक है ना, देखिए लॉरेंज बल, तो देखिए बल का परिभाषा देना है। ठीक है ना, मतलब देखिए लॉरेंज बल क्या है, ये वो बल है लेकिन कोई स्पेशल आप लोग का बल है। ठीक है ना, लेकिन यह कैसन बल है? देखिएगा, कोई आवेशित कण है, ठीक है ना, और ओकरा पे विद्युत क्षेत्र भी बल लगा रहा है और ओकरा पे चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगा होता है। मतलब कि एगो आवेश पे विद्युत क्षेत्र भी बल लगा होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगा होता है। एक आवेश पे दो क्षेत्रों के द्वारा बल लगता है तो उन्हीं बलों का टोटल रिजल्टेंट, टोटल परिमाण हम लोग लॉरेंज बल से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें आप लोगों का यहां पर लिखा गया है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा प्रतिबाधा क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध R, प्रेरक कुंडली और संधारित्र में दो या दो से अधिक उपस्थित होने में परिपथ में जो धारा का अवरोध होता है उसे हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। देखिएगा, हम लोग आप लोग फिजिक्स में आप लोग कितना पढ़े हैं अभी तक? हम तो लोग अभी तक फिजिक्स में पढ़ले बानी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व, ये ना पढ़ले बानी। हम तो लोग फिजिक्स में संधारित्र, प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, ये तीन को पढ़ले बानी। तो प्रतिबाधा ई होला कि मतलब जौन पाथ में एसी करंट जाता, मतलब प्रतिवर्ती धारा जाता, यदि वो परिपथ में, ठीक है ना, यदि वो परिपथ में कौन परिपथ, जवन परिपथ में एसी धारा जाता, तो यदि वो परिपथ में ये तीनों में से कम दो गो होके चाहिए। बुझा गया कौन कौन? प्रतिरोध, आप लोग का संधारित्र, प्रेरकत्व। वो परिपथ में कम से कम तीनों में से दो गो होके चाहिए, मैक्सिमम तीनों गो हो सकता, ठीक है ना, लेकिन कम से कम दो गो होके के चाहिए। तो ये दो गो के रहला से जौन धारा में विरोध उत्पन्न हुई वो विरोध के क्या कहल जाए? प्रतिघात। समझ में आ गई क्या कहानी? अब ओकरा बाद यहाँ प्रतिघात, प्रतिघात क्या होता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र या दोनों में से कोई उपस्थित होने पर धारा के प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात होता है, देखिएगा
हम लोग के प्रतिबाधा में संधारित्र प्रतिरोध प्रेरक तीनों में से कौनो दूगो रहेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम तीनों, मतलब मैक्सिमम तीनों रह सकता है। लेकिन आप लोग का प्रतिघात में याद रखिएगा, प्रतिघात में आप लोग का संधारित्र अच्छा प्रेरक दोनों में से कोनो एगो रहेगा, और उसके रहने से जो धारा में विरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में आप लोग बताना है कि अंतर क्या देखिएगा। आप लोग अपने रियल लाइफ में जो भी इंद्रधनुष देखे हैं वह प्राथमिक ही देखे हैं, द्वितीयक आप लोग नहीं देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया हम लोग द्वितीयक काहे नहीं देखते हैं। द्वितीयक का ब्राइटनेस इतना कम होता है कि आप लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि आप लोग बोर्ड पे कलर देख रहे होंगे, ठीक है ना। आप लोग के बोर्ड पे अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, तो आपको हई पियरका तनी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, हई ब्लैकवा तनी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, लालका तनी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ओकरा बाद जो ये वाला हई वाला कलर है तनी मनी कम दिखाई दे रहा होगा। ओकरा बाद आप लोग देखिए जो हई वाला कलर है यहाँ पर ये उजरे है, लेकिन आप लोग को उतना इसके जैसा चमकीला मतलब उजला नहीं दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा डार्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही होता है कि आप लोग का द्वितीयक इंद्रधनुष दिखता है, मतलब बनता है, लेकिन उसका ब्राइटनेस इतना कम रहता है, वो चमकीला इतना कम होता है कि हमारे आंखें नहीं देख पाती हैं उसको, ठीक है ना। तो हम लोग रियल लाइफ में कौन देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, जिसमें लाल ऊपर रहेगा, बैगनी आपका नीचे रहता है, और यह सबसे ज्यादा चमकीला होता है। वही सारा बात यहाँ पर लिखा गया है, इसमें लाल रंग बाहरी किनारा पर और बैगनी रंग हम लोग का आंतरिक किनारा पर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, तीव्र मतलब का हाई ब्राइटनेस का होता है। इसके कोणीय चौड़ाई जो होता है वो 2 डिग्री होता है। इसके निर्माण में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। देखिएगा इंद्रधनुष बनने में, ठीक है ना, इंद्रधनुष बनने में आपका 2 बार अपवर्तन होगा ही होगा, ठीक है ना। आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बने या आपका द्वितीयक बने, ठीक है ना, 2 बार अपवर्तन दोनों में फिक्स होगा। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, आप लोगों का प्राथमिक इंद्रधनुष में चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन फिक्स है कि होता ही होता है, यानी इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन फिक्स है कि कोनों में होगा ही होगा। लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष में अब बात यह आता है कि 2 बार अपवर्तन तो होगा, लेकिन प्राथमिक मतलब क्या होता है, आप ही लोग बोलिए। प्राथमिक मतलब क्या, प्रथम। आप लोग बोलते हैं ना कि हम एग्जाम में, हम अपने टेस्ट में प्रथम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब आप पहला स्थान, मतलब आपका 1 नंबर स्थान है, ठीक है ना। तो प्राथमिक मतलब क्या, एक जौना में 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होके ओकरा के प्राथमिक कहल। याद भइल। अब आप लोगों को भूलना नहीं होगा कि प्राथमिक में 1 बार TIR होगा कि 2 बार। प्राथमिक में मतलब प्राथमिक मतलब 1 है, हाँ, 1 मतलब इसमें 1 बार TIR होगा, और द्वितीयक मतलब 2, तो द्वितीयक में 2 बार TIR होगा, ठीक है ना। तो आप लोग का प्रश्न होगा एक और कि भैया द्वितीयक इंद्रधनुष काहे फीका होता है, काहे कम ब्राइटनेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें इसमें 2 बार TIR होता है, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार TIR होता है, जिसकी वजह से कलर का, रंग का ब्राइटनेस कम हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब इसके तरह आप लोग के सारे एटम बम में आप लोग के पूरे PDF नोट्स आप लोग इसी तरह से लैस मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में उखाड़ कर रख देना है, ठीक है ना। हम कई बार बोलते हैं कि आप लोग पीछे क्या पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अभी आने वाले 2 महीना समय में आप लोग क्या पढ़ते हैं यही आपके रिजल्ट का निर्धारण करेगा, ठीक है ना। तो इस 2 महीना जो समय आप लोगों के पास बचा है, इसमें वही कंटेंट पढ़िए जो मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन न छूटे। उसके लिए आप लोग के एटम बम में सारे सवाल एकदम लैस हैं, बस आप लोग को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग को एकदम जो होता है ना रिजल्ट, उसका तबाही ला देना है। यह आप लोग का हो गया। अब यहां देखिएगा कि यह सवाल जो है बहुत आसान है। यह सवाल 2 नंबरिया में है, लेकिन सवाल इतना आसान है कि आप लोग 2 नंबर का सवाल है ना, यह आप लोग से बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप लोग 1 मिनट के अंदर में आप लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहां बोला गया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो 6 नियतांक है ना, 6 नियतांक हम लोग को इतना दिया गया है। 6 नियतांक का मतलब क्या होता है, के यही ना होता है 6 नियतांक। इसका जो वैल्यू दिया गया है वह वैल्यू दिया गया है 5.2 गुना 10 के पावर 3 दिया गया। यह आप लोग का 6 नियतांक है, और हम लोगों से अर्ध आयु निकालना है। तो अब देखिए अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाटा में के होता है। तो के का वैल्यू हाई वाला ला के यहाँ पर रख दिए, डिवाइड करेंगे तो 133.26 ईयर हम लोग का हो जाएगा। खत्म हो गया। अगला सवाल देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या हैं। देखिएगा
आप लोगों को TIR करवाना है, ठीक है ना। क्या करवाना है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग करवाना है। इसके लिए क्या जरूरी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है। प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब TIR हम लोग कहते हैं। अब TIR के लिए शर्तें क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा कहा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा जैसे आप लोग कोई हीरा को चमकते हुए आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। आप लोग कांच को भी चमकते हुए देखे होंगे, तो कांच से आप लोग देखिए कांच पर प्रकाश का लाइट जाता है, लेकिन वह आप लोग को हमेशा चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। कब? वह आपको चमकता हुआ उसी टाइम दिखाई देगा जब कांच से रे निकल के डायरेक्ट आपके आंख पर आएगी, तब आपको चमकीला हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी हम लोग का कांच जो है वह सघन माध्यम हो गया और हम लोग पास रे जो हवा में चलकर हमारे आंखों तक आया, यह मीडियम हो गया निर्वात। यानी चमकने के लिए TIR के लिए जरूरी यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और ओकरा बाद कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा तभी रे उस कांच से बहरी निकल पाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा तभी प्रकाश उस कांच से बहरी निकल पाएगा। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला देखिए 7 नंबर, भंवर धाराएं क्या होती हैं। जब धातु के प्लेट को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिशील हो कि संबंध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो तो धातु को प्लेट में संपूर्ण आयतन प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे भंवर धाराएं हम लोग कहते हैं। देखिएगा आप लोग ट्रांसफार्मर में देखोगे, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में आप लोग देखोगे कि नरम लोहा के क्रोड होती हैं, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उससे हम लोग का इंड्यूस करंट उत्पन्न होता है। तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होने के साथ साथ उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, जिसके वजह से आप लोग का ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या होता है? ट्रांसफार्मर गर्म होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि ट्रांसफार्मर गर्म क्यों होता है, तो भंवर धाराएं कारण, ईडी करंट के कारण, ठीक है ना। ईडी करंट जनरेट होता है, इसी वजह से आपका ट्रांसफार्मर गर्म होता है। भंवर धाराएं आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा एक सवाल है जो कि आप लोग को, यह सवाल 2 नंबरिया हो गया, 1 नंबरिया हो गया। बहुत जगह पे सवाल आप लोग के लिए एकदम फेमस है और आप लोग को अच्छे से समझना। देखिएगा बोला गया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिएगा हम लोग जानते हैं कि n बराबर 1/sin θc होता है और n का फॉर्मूला c/v होता है और ये वाला वैल्यू यहाँ पर ज्यों कहते हैं। अब देखिएगा हम लोग को भी निकालना है तो भी को इधर गुना कर देते हैं और इसको इधर, तो भी बराबर हो जाएगा c sin θc हो जाएगा। c का वैल्यू 3 × 10⁸ हो गया और थीटा c का वैल्यू 30 रखे हैं। देखिएगा 3 × 10⁸ यहाँ पर लिखे हैं और sin 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁸ हम लोगों का हो जाएगा। अगला देखिएगा बोला गया है, ये सवाल अभी तक का बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। यदि यह सवाल 2 नंबरिया में आ गया ना तो हम कई बार बोलते हैं कि आप लोग जो लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव होता है ना, आप लोग उससे कम फोकस आप लोग न्यूमेरिकल पर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब न्यूमेरिकल बना देते हैं एग्जाम में तो आप लोग का एको नंबर कटने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल मतलब होता है मैथ और मैथ में एको नंबर नहीं कटता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है। देखिए आप लोग कैसे करना है, हम लोग को बोला गया है कि 20 वोल्ट से जोड़ा गया है 5 एम्पियर का धारा है, ठीक है ना। देखिएगा हम यहाँ लिख दे आई जो है 5 एम्पियर है और वोल्ट कितना है? 20 वोल्ट है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं ओम नियम से पढ़े हैं ना कि हम लोग का V बराबर IR होता है। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा? वो लोग R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। वही देखिए R बराबर, यह देखिए V हो गया और यह I हो गया। V का वैल्यू 20 है ना, 20 लिख दिए हैं और I यहाँ, तो R बराबर V/I। तो 5 ले 20 कटेगा, ठीक है ना, 5 ले 20 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पर 4 आ गया। यानी टोटल हम लोग के सर्किट में जो प्रतिरोध है वह कितना है? 4 ओम है, ठीक है ना। टोटल सर्किट में जो प्रतिरोध है वह 4 ओम है। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि एगो हम लोग का दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध और एगो दिया गया है 8 ओम, ठीक है ना। और यह समांतर क्रम में हम लोग का जोड़ा गया है, ठीक है ना। काम है समांतर क्रम में जोड़ा गया
है, ए का वैल्यू 10 ओम है और ए का वैल्यू 8 ओम है, ठीक है ना। तो तीसरा प्रतिरोध हम लोग को निकालना है। तो पैरेलल का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना, हम लोग का 1/RP का वैल्यू क्या होता है आप लोग को मालूम होगा कि 1/RP का वैल्यू आप लोग का 1/R1, उसके बाद आप लोग का 1/R2 प्लस का आप लोग का 1 यहाँ से R3, ठीक है ना। ये आप लोग का वैल्यू है, याद रखिएगा। तो देखिए 1 में R क्यू, ये सारे वैल्यू लिख दिए हैं। R क्यू मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ 10 है, 8 है और R3 निकालना है। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग का R3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 ओम आप लोग का आ जाएगा। अब अगला देखिएगा कि बोर की अस्थायी कक्षा से आप लोग क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषण किए हुए कुछ खास कक्षाओं में चक्कर काटता है, इसे बोर की अस्थायी कक्षा कहते हैं। देखिएगा अब इसको आप लोग हम एग्जांपल से समझाते हैं। बोर की अस्थायी कक्षा क्या होती है देखिएगा। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हम आप लोग को एटम बम देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम आप लोग को एटम बम देते हैं कि बाबू लोग ये जो है पूरा मेरे कंटेंट है, ठीक है ना। रात भर दिन भर टाइप किए हैं, मेहनत किए हैं, तो ये एटम बम में वो क्वालिटी कंटेंट है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम प्राइज रखे हैं 300 रुपया, कि 300 रुपया में आप लोग को एटम बम मिल जाएगा। लेकिन सभी छात्र जो हैं वो समान नहीं है, मतलब सभी छात्र हमारे लिए समान है, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या करते हैं, फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है ना। चाहे कुछ पैसा कम करके हम उनको PDF दे देते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। चाहे आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा पैसा दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना, उसकी स्थिति बहुत खराब है, तो उसको हम फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा वही बात है कि मैं मतलब जिसके लिए हम पैसा भी नहीं लिए फ्री में दे दिए, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है कुछ खास कक्षा में, ठीक है ना, कुछ खास कक्षा में से देखिएगा कि आप लोग देखिएगा कोई आप लोग बड़े बड़े स्टार को देखते हैं, ठीक है ना, कि कहीं पर जाने के लिए पैसा लेते हैं और उनके यदि किसी खास दोस्त के पास जाना होता है तो वो लोग पैसा का चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ खास कक्षा में बिना ऊर्जा लिए चाहे बिना ऊर्जा दिए, ठीक है ना, यह आराम से चक्कर काट सकता है। यही बोर का अस्थायी कक्षा है, ठीक है ना। यानी देखिएगा सबके लाइफ में कुछ खास इंसान होते हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए कितनों बड़ा आदमी बन जाएंगे, ठीक है ना, कितनों बड़ा आदमी बन जाएंगे, हमको अपने दोस्त के घरे जाना होगा, ठीक है ना। तो हम उससे पैसा का डिमांड थोड़े करेंगे, ठीक है ना, कि हम बड़ा आदमी बन गए हैं, तुम हमें इतना पैसा दो तो तब हम तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है ना। तो हर एक के लाइफ में कुछ खास इंसान होते हैं जो वह कितनों बड़ा बन जाएगा, उसके यहाँ जाएगा तो वह जैसे पहले था वैसे ही जाता है। तो वैसे ही आपका बोर का अस्थायी कक्षा में होता है कि आप लोग का सभी कक्षा के लिए नहीं होता है, कुछ खास कक्षा के लिए बिना ऊर्जा दिए चाहे बिना ऊर्जा लिए आराम से चक्कर काट सकता है। यही आप लोग का बोर का अस्थायी कक्षा होता है, ठीक है ना। यह 10 नंबर सवाल हो गया और इसी तरह के सारे सवाल आप लोग के एटम बम में एकदम आप लोग बढ़िया से है, आप लोग वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई आप लोग परेशानी नहीं होने वाला है, बस तैयारी आप लोग करते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है ना। हम लोग बस इसी तरह से मेहनत करना है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम लोग का आखिरी बार होगा और सबसे खतरनाक हम लोग करना है। इसके लिए आपका सपोर्ट और साथ बहुत चाहिए, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।